हेलो गाइज, आज हम सब फिर से आ गए एलओटीएम की दुनिया में। तो आज मैं आपको इसके तीसरे एपिसोड यानी कि द नेटवर्क के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एपिसोड की शुरुआत होता है ब्लैक थॉर्न सिक्योरिटी कंपनी में, जहां डैन स्मिथ एक आदमी से पूछताछ कर रहा था। यह आदमी वही है जो पहले एपिसोड 1 में क्लाइंट का पीछा कर रहा था और इसका नाम है जेनकिंस। डैन अपनी बियॉन्डर वाली पावर का इस्तेमाल करके जेनकिंस के सपने में झांकता है और उसे पता चलता है कि एंटीगोनस फैमिली की किताब इसके पास थी, लेकिन इसने वह किसी और को बेच दी है। लेनर्ड उसकी गर्दन के पीछे एक सिंबल देखता है जो और उससे समझ जाता है कि यह आदमी सीक्रेट ऑर्डर के लिए काम कर रहा था। अभी के लिए हम सब समझ सकते हैं सीक्रेट ऑर्डर बुरे लोगों का ऑर्गेनाइजेशन है। सीक्रेट ऑर्डर वाले भी एंटीगोनस नोटबुक को चाहते हैं और इसके पीछे पड़े हुए हैं। वह इसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इन लोगों को वह नोटबुक और सीक्रेट ऑर्डर से पहले ढूंढ लेनी होगी। तभी इन्हें एक आदमी आकर बताता है कि क्लाइंट को नोटबुक के बारे में कुछ पता चला है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि क्लाइंट को पता चलता है कि ओरिजिनल क्लाइंट उस किडनैपर वाले घर में पहले भी जा चुका है और उसने एंटीगोनस की किताब को पहले भी देखा है। यह सब लोग वापस उस किडनैपर वाले घर में जाते हैं और उस कमरे में इन्हें एक औरत की लाश सड़ी हुई मिलती है। लेनर्ड बोलता है कि ठीक इसके सामने वाले कमरे में किडनैपर्स ने उस बच्चे को लाया था। इन्हें कमरे में कोई नोटबुक नहीं मिलता है और जिस औरत की यह लाश पड़ी हुई है इसका एक बेटा भी है जिसका नाम रे बीबर है। तो इन्हें लगता है कि वही इस नोटबुक को लेकर भागा होगा। यह अब क्लाइंट के से कहते हैं कि वह अपनी पावर का यूज़ करके रे बीबर की लोकेशन का पता लगाए। क्लाइंट अपनी पावर यूज़ करता है, लेकिन उसकी छड़ी कमरे में ही घूमने लगती है और वह क्लाइंट को मारने की कोशिश करती है। लेकिन डन उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि कोई दूसरी शक्ति इसके काम में टांग अड़ा रही है, तो इन्हें किसी दूसरे तरीके से रे बीबर की लोकेशन को पता करना होगा। इसके बाद हम डन और क्लाइंट को चाइनीज गेट के सामने देखते हैं, जहां डन क्लाइंट के नए सूट की तारीफ करता है और एक पेंडुलम भी देता है जो कि उसकी पावर को इस्तेमाल करने में मदद करेगा। डन बोलता है कि होली क्रेंडल से उन्हें परमिशन मिल गया है, वह ग्रेड 2 का सील्ड आर्टिफैक्ट यूज कर सकते हैं। सील्ड आर्टिफैक्ट बियॉन्डर का एक टूल है, यूज़ कर सकते हैं और इस आर्टिफैक्ट का यूज़ करके वो लोग रे बीबर को ढूंढने में मदद करेंगे। यह आर्टिफैक्ट बैकलैंड वाले ऑफिस में था, वह इन्हें इस शहर टिंगन में लाया जा रहा था। बैकलैंड के 3 लोग उस आर्टिफैक्ट के साथ आ रहे थे, जिनके नाम थे बोगरिया और हार्सन। यह दोनों सीक्वेंस 6 और 8 के बियॉन्डर हैं। इनके साथ एक लेडी डेली नाम की एक लड़की भी थी जो कि सीक्वेंस 7 की बियॉन्डर है। डेली से क्लाइंट एपिसोड 1 में भी मिला था, जो कि वह माइंड के में झांकने आई थी। हार्सन बोलता है कि हमारा मिशन बहुत खतरनाक है, इसमें हमें शायर वाले बियॉन्डर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसके पास कोई लड़ने वाली शक्ति नहीं है। जो आर्टिफैक्ट यह लोग लेकर आए थे उसका नाम है 2049। डन पूछता है कि 2049 थोड़ा ज़्यादा रिस्की नहीं हो जाएगा? हार्सन कहता है कि अगर तुम्हारा शक सही है कि रे बीबर एंटीगोनस फैमिली का ही कोई वंशज है तो उसे ढूंढने के लिए 2049 से अच्छा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि यह आर्टिफैक्ट एंटीगोनस फैमिली ने ही बनाया था। खैर, यह लोग आर्टिफैक्ट को बाहर निकालने वाले थे। हार्सन अब का सबसे कहता है कि अपना एक हाथ ऊपर नीचे करते रहो, कुछ भी हो जाए रुकना नहीं। क्लाइंट सोचता है कि क्या मजाक है, ऐसे तो स्कूल के बच्चे को पीटी करवाया जाता है, लेकिन सब कर रहे थे तो क्लाइंट को भी करना पड़ रहा था। इसके बाद यह लोग आर्टिफैक्ट को खोल देते हैं और इसके अंदर से एक जोकर जैसा पपेट बाहर निकल जाता है, जो शुरुआत में क्लाइंट को बहुत क्यूट लगता है, लेकिन पपेट क्लाइंट पर ही हमला कर देता है। क्लाइंट का पूरा शरीर पैरालाइज हो गया था, जैसे वह भी एक कठपुतली बनने वाला हो। पर तभी लेनर्ड पीछे से धक्का देकर क्लाइंट को नॉर्मल कर देता है। यह डॉल असल में लोगों को पपेट बनाकर कंट्रोल कर सकता है। यह अपने आसपास 5 मीटर के दायरे में किसी भी इंसान को अपना टारगेट बना सकता है, लेकिन एक मामूली धक्का देकर उस इंसान को डॉल के चंगुल से निकाला जा सकता है, जैसे अभी लेनर्ड ने किया। यह डॉल अब क्लाइंट के पीछे पड़ जाता है। डन कहता है कि क्लाइंट के पास एंटीगोनस की नोटबुक थी, शायद उसी से यह डॉल क्लाइंट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। इतने में वह डॉल डन को अपना टारगेट बना लेता है। डेली धक्का मार के उसे नॉर्मल कर देती है, इसीलिए यह लोग अपना हाथ ऊपर नीचे कर रहे थे ताकि अगर यह डॉल किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करे तो बाकी लोग उसे बचा सके। लेनर्ड अब डॉल के सामने रे बीबर का फोटो पटक देता है, जिसे देख यह डॉल गुस्सा हो जाता है और यह बात कंफर्म हो जाता है कि रे बीबर एंटीगोनस फैमिली का वंशज है और यह
उसकी लोकेशन तक इन्हें ले जा सकता है। यह लोग अब बाहर निकल जाते हैं और बाहर भी यह लोग अपना हाथ ऊपर नीचे कर रहे थे, जिससे क्लाइंट को बहुत शर्म आ रही थी। दूसरी तरफ रे बीबर को हम एक पुराने वेयर हाउस में देखते हैं, जहां वह एंटीगोनस की किताब की पावर को अपने अंदर ऑब्जर्व करने के लिए कोशिश कर रहा था, जिसके लिए वह एक रिचुअल भी परफॉर्म करता है और नोटबुक अपने पेट के अंदर समा लेता है। लेकिन कुछ गड़बड़ हो जाता है और वह एक मॉन्स्टर जैसा बन जाता है। तभी यहाँ पर एक जोकर आ जाता है और इसे भी हमने पहले एपिसोड में देखा था। यह जोकर भी सीक्रेट ऑर्डर का हिस्सा है और यहाँ एक नोटबुक लेने आया है, पर वह नोटबुक तो रे बीबर ने अपने पेट में डाल ली है। तभी वह देखता है कि डन और बाकी नाइट हॉक्स भी यहाँ आ गए हैं, जिन्हें देखकर जोकर बहुत खुश हो जाता है। डन और बाकी लोग यहाँ उस डॉल के जरिए आए थे। क्लाइंट अपनी पावर का इस्तेमाल करके बताता है कि उस वेयर हाउस में कुछ तो खतरनाक है। तभी उसका दरवाज़ा खुलता है, उसके सामने एक बड़ा सा मॉन्स्टर बाहर आ जाता है, जो कि रे बीबर ही था। अब क्लाइंट को छोड़कर बाकी सब बियॉन्डर उससे लड़ने लग जाते हैं। लेनर्ड अपनी पोयम सुनाकर उसे सुलाने की कोशिश करता है, पर मॉन्स्टर पर उसका कोई असर नहीं होता। डन डेली से कहता है कि उसकी कोई कमजोरी का पता लगाओ। यह मर चुका है और उस नोटबुक के कंट्रोल में आ गया है। डेली आई ऑफ डेड स्किल का यूज़ करती है और उस मॉन्स्टर की कमजोरी का पता लेकिन इन्हें कम से कम 3 सेकंड के लिए मॉन्स्टर को पकड़कर रखना होगा। डन अपनी पावर का यूज़ कर मॉन्स्टर को बांध देता है। तभी क्लाइंट को भी कुछ होता है और उसे मॉन्स्टर के पेट में वह नोटबुक दिखने लगती है। मॉन्स्टर के अंदर से अब स्पाइक्स निकलने लगते हैं, जिनसे डन और लेनर्ड घायल हो जाते हैं और मॉन्स्टर इनकी पकड़ से छूट जाता है। तो क्लाइंट अब नाइट स्लम्बर नाम की स्किल यूज़ करता है और उस मॉन्स्टर को सुला देता है। डेली अब उस मॉन्स्टर के पास जाकर उसे गुब्बारे की तरह फोड़ देती है, पर इसमें डेली भी घायल हो जाती है। उसे हीलिंग पोशन देकर ठीक किया जाता है। क्लाइंट अब उस एंटीगोनस नोटबुक को उठा लेता है। तभी वह जोकर उसके पीछे आकर नोटबुक छीनने की कोशिश करता है, लेकिन डन उसे गोली मार देता है। पर यह सिर्फ एक छलावा था। डन क्लाइंट से कहता है कि नोटबुक को छुपा लो और 24049 के पास बिल्कुल मत जाना। यह जोकर सीक्वेंस 6 का बियॉन्डर था, यानी वो इन सब से ज़्यादा ताकतवर है। वह अकेले ही इन सब पर भारी पड़ सकता है। यह फाइट सीन कमाल का था। वह बिल्कुल किसी सर्कस के जोकर की तरह कलाबाजियाँ दिखा रहा था और कोई अटैक उसे छू भी नहीं पा रहा था। लेकिन क्लाइंट की गोली उसके पेट में लग जाती है, पर वह जोकर उस घाव को अपने पेट से हाथ में ट्रांसफ़र कर लेता है। इसके बाद वह सबको चमका देते हुए 2409 का बॉक्स खोलने उसे आज़ाद कर देते हैं, जो बाहर आते ही सबको फ्रीज कर देता है और उन्हें पपेट बनाने लगता है। वैसे तो वह एक साथ दो लोगों को ही कंट्रोल कर सकता है, लेकिन एंटीगोनस नोटबुक की वजह से उसकी पावर बढ़ जाती है। क्लाइंट सोचता है कि उसे कोई एक्सटर्नल फोर्स चाहिए जो कि उसे आज़ाद कर सके। वह अब अपनी रिचुअल वाले मंत्र को पढ़ता है, ग्रे फ्रॉग वाली दुनिया में चला जाता है, जिससे वह पपेट के कंट्रोल से बाहर आ जाता है। क्लाइंट अब वापस असली दुनिया में आ जाता है और ऐसा नाटक करता है कि वह अभी भी पपेट बना हुआ है। वह जोकर अब क्लाइंट के पास आता है और उसे कहता है कि नोटबुक मुझे दे दो, बदले में मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। क्लाइंट को छोड़कर बाकी सब लोग बेहोश हो गए थे, पर हम देखते हैं कि लेनर्ड भी अपनी शैडो की वजह से जाग जाता है। खैर, यह जोकर भी सीयर पाथवे का बियॉन्डर है, बिल्कुल क्लाइंट की ही तरह। क्लाइंट सीक्वेंस 9 पर है और यह जोकर सीक्वेंस 6 पर है। यह क्लाइंट को उसके अगले सीक्वेंस यानी 8 का नाम बता देता है, जो कि है द क्लाउड। और यह बात अभी तक एक मिस्ट्री थी। क्लाइंट अब उस पर अटैक कर देता है और वह जोकर गलती से पपेट की रेज में चला जाता है, खुद भी फ्रीज होने लगता है। क्लाइंट अब उस जोकर को गोली मार देता है और मरने से पहले यह जोकर बोलता है हॉर्ना क्या है। हॉर्ना जिसका मतलब क्लाइंट को भी नहीं पता है। इसके बाद पपेट का बॉक्स बंद कर दिया जाता है और सब नॉर्मल हो जाता है। लेनर्ड क्लाइंट की तारीफ भी करता है कि तुम तो मेरी तरह स्पेशल हो। खैर, एंटीगोनस नोटबुक को चाइनीज गेट के अंदर बंद कर दिया जाता है और अब क्लाइंट उसके खतरे से बाहर है। डन भी क्लाइंट की तारीफ करता है कि आज उसने काफ़ी अच्छा काम किया है। क्लाइंट यहाँ पर जोकर की बॉडी भी देखता है। डन उसे समझाता है कि तुमने कोई गलत काम नहीं किया, इसे मारकर तुमने बहुत लोगों की जान को बचाया है। क्लाइंट डन को भी बताता है कि उसे अगले सीक्वेंस 8 का नाम पता चल गया है, जो है द क्लाइंट।
अगले दिन हार्सन 2049 को लेकर वापस बैकलैंड जाने लगता है और वह भी क्लाइंट की तारीफ करता है कि एक सीक्वेंस 9 का बियॉन्डर होकर के उसने एक सीक्वेंस 6 वाले बियॉन्डर को हरा दिया है। उसने क्लाइंट जैसा सियर बियॉन्डर आज तक नहीं देखा है। खैर, यह लोग यहाँ से चले जाते हैं और डन क्लाइंट को भी घर जाकर आराम करने को बोलता है। क्लाइंट को तभी महसूस होता है कि उसका पोर्शन डाइजेस्ट हो गया, तब जबकि नॉर्मल एक पोर्शन को डाइजेस्ट होने में 1 साल भी लग जाता है। क्लाइंट को जानना था कि हॉर्ना के शब्द का क्या मतलब है, तो वह अपनी यूनिवर्सिटी के एक हिस्ट्री टीचर से मिलने जाता है जिसका नाम मिस्टर एजिक है। एजिक बोलता है कि उसे भी इस शब्द के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है। क्लाइंट ने एजिक को नहीं बताया था कि वह एक बियॉन्डर बन चुका है। एजिक उसे समझता है कि वह थोड़ा संभल कर रहे। क्लाइंट यहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं कि एजिक कोई मामूली टीचर नहीं है। उसके शैडो से एक स्केलेटन बाहर निकल कर आता है और यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो आपको यह एपिसोड कैसा लगा? अच्छा लगा तो मुझे जाकर कमेंट में बताइए कि कैसा लगा, और आपको अगला एपिसोड चाहिए तो मुझे जाकर कमेंट कीजिए और इस वीडियो पर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ दीजिए। बाय।